यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल से आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। तो आइए देख लेते हैं कि जो समकालीन मुद्दे हैं उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं। जो पहला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी का उत्तरी तट पृथ्वी के अन्य भागों की तुलना में प्रलयकारी लहर प्रवृत्त है, इसका कारण है। ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ उच्च तापमान है जो मजबूत चक्रवातों के पक्ष में है। दूसरा है क्योंकि यह अक्षांशों के बीच पड़ता है जो चक्रवातों के पक्ष में है। तीसरा है तेज हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप बताइए कौन सा आपका सही उत्तर है। तो आपका जो सही उत्तर है कि यहाँ पर उच्च तापमान रहता है जो मजबूत चक्रवातों के पक्ष में है। अगला जो प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जाना जाता है। ऑप्शन दिए टॉर्नेडोज, टाइफेड्स, हरिकेन्स या ब्लिजार्ड्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है हरिकेन्स। अगला प्रश्न है कि अम्फान एक सुपर चक्रवात था जो बहुत बड़े नुकसान का कारण बना। ऑप्शन दिया हुआ पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में, उड़ीसा एवं बिहार में, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में। तो आप बताइए कौन सा उत्तर आपका सही है। सही उत्तर है आपका पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि 2021 में दो बड़े चक्रवात आए। एक का नाम था ताउते और दूसरे का नाम था आपका यास। तो आप बताइए यास से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है। दूसरा है कि जो ताउते आया था, ताउते बंगाल की खाड़ी में आया था या आपका अरब सागर में आया था। आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला जो प्रश्न है आपका कि वुहान शहर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन दिए वांगहो, शारिम, सिक्यांग या यांगत्सी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रांगटी सिकी, वुहान शहर। अब वुहान शहर हाल ही में चर्चा का विषय रहा है क्योंकि संभावना व्यक्त की गई है। बताया गया कि कोरोना जो वायरस है उसका जो वायरस फैला है वो वुहान की वायरोलॉजी लैब से निकला हुआ है। तो इसको लेके भी ये समसामयिक मुद्दा रहा है। इससे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भौगोलिक रूप से। अगला प्रश्न है कि 7 मई 2020 को दक्षिणी कोरिया की बैटरी निर्माता कंपनी LG केमिकल्स ने स्टेरीन गैस के रिसाव से संबंधित राज्य कौन सा है। तो स्टेरीन गैस का रिसाव किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन दिए हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि भारत में भारतीय प्लेट के अभिवरण का क्षेत्र यूरेशियाई प्लेट भूकंप के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि 8.5 तीव्रता या अधिक का भूकंप भारत के दक्षिणी पठार को हिट करता है। कोड दिया हुआ है कि केवल एक सही है, केवल दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। तीसरा है दोनों में से कोई सही नहीं है और अंतिम विकल्प है कि केवल दो सही है। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही हो सकता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है केवल एक सही है। मतलब भारत में भारतीय प्लेट के अभिवरण का क्षेत्र और यूरेशियाई प्लेट भूकंप के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन 8.5 तीव्रता या अधिक भूकंप भारत के दक्षिणी पठार को हिट करता है, ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि दक्षिणी का पठार जो है स्थिर है, भूकंपीय दृष्टिकोण से बहुत न्यून तीव्रता वाला है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 में क्रांतियां दी हुई हैं तथा दूसरी सूची में किसके उत्पादन से संबंधित है वो दिया हुआ है। तो आपका दिया हुआ है कि काली क्रांति किससे संबंधित है। तो आप बताइए काली क्रांति किससे संबंधित है। तो काली क्रांति आपकी संबंधित है पेट्रोलियम से। उसके बाद है आपका भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है आप बताइए। भूरी क्रांति आपका संबंधित है किससे, वो है आपका मधुमक्खी पालन से। उसके बाद है आपका सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, वो है आपका उद्यान से। और श्वेत तंतु क्रांति जो है वो आपकी है कपास से उत्पादन से संबंधित है। तो इन सभी को आप मिला दीजिएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि मेट्रो लाइन जो मुकुंदपुर डिपो से शिवनगर को जोड़ती है ऑप्शन दिए हुए हैं रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन या पिंक लाइन। अब बताइए कौन सा आपका उत्तर सही है। तो आपका है पिंक लाइन। अगला प्रश्न है कि सरकारी निकाय
जिसे 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया वह है? ऑप्शन दिए हैं नीति आयोग, राष्ट्रीय आयोग, क्षेत्रीय योजना आयोग या राष्ट्रीय योजना परिषद। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, आप बताइए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नीति आयोग, और नीति आयोग जो आया वो आपका आया 2015 में। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आदिवासियों को दिया गया है तथा सूची 2 में किन राज्यों में यह आदिवासी निवासित करते हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और सही कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया है, अब सूची 1 में जो गोंड दिया है तो इस तरफ देखना, सूची 2 में छत्तीसगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु, मिजोरम किसमें गोंड पाई जाती है। तो आप बताइए, आपको मालूम होगा कि कौन सा है। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही है। तो आपका किसमें है, छत्तीसगढ़ में। तो आप इसको लगा लीजिएगा, छत्तीसगढ़ हो गया। अब उसके बाद आपका जो है लुसाई कहाँ पाई जाती है, आपको मालूम है लुसाई कहाँ पाई जाती है। लुसाई आपकी मिजोरम में। इसी तरह से टोडा या टोडस जिसे कहते हैं वो आपका कहाँ पे, वो है आपका तमिलनाडु में। और उसके बाद आपका है बोटा, वो आपकी पाई जाती है कहाँ, लद्दाख में। तो आपका जो सही उत्तर हो गया वो 1 4 3 2 हो गया। अगला प्रश्न है कि रेशम कीड़ा किसकी पत्तियों पर फलता फूलता है। ऑप्शन दिए मलबरी, महुआ, साल, बेर, कुसुम। मलबरी, नीम, पीपल, जामुन। अगला है मलबरी, साल, जामुन, रोजमरी। अगला है आम, महुआ, बेर, जामुन। तो आप बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो आपका पहला नंबर सही है कि मलबरी, महुआ, साल, बेर तथा कुसुम की पत्तियों पर रेशम का कीड़ा फलता और फूलता है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है। ये बहुत सामान्य प्रश्न है। ऑप्शन दिए हैं सतलज, गोमती, कावेरी, महानदी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वो है महानदी। आप हीराकुंड जो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है आप बताएंगे। तो ये आपका तेलंगाना राज्य में है, और कुछ बॉर्डर आपका आंध्र प्रदेश भी पड़ता है। अगला जो प्रश्न है आपका कि भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, किसका है। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान का। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों का संयुक्त जो है क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना एक उपक्रम है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती जो कि मुंबई में स्थित है वह है। इसके पहले की जो अधिवास भूगोल हमने आपको बताया था उसमें भी आपसे कई बार पूछा गया। ऑप्शन दिए लोखंडवाला, वारली, धारावी या कनकारिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है धारावी। ये आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन दिए सतलज, झेलम, सतलज, काली, झेलम और गंगा, या गंगा और यमुना। तो कुमाऊं हिमालय किसके बीच में स्थित है, आप सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है आपका सतलज और काली के बीच में। तो ये आपके समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए थे प्रश्न। अब प्रश्न जो है इसमें भारत की संरचना एवं भूआकृति पर आधारित जो प्रश्न है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड जियोमॉर्फोलॉजी, उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। आपका प्रश्न है कि निम्न भौगोलिक प्रणालियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब एक नंबर है कोडप्पा प्रणाली, दूसरा है आपका दक्कन लावा ट्रैप, तीसरा है गोंडवाना प्रणाली, चौथा है विंध्यन प्रणाली। अब इसको सिक्वेंसली लगाना है, एक नंबर से लेके 2 3 4 इस तरह से लगाना है। तो आपका जो पहले नंबर पे है वो तो आपका कुडप्पा ही हो जाएगा। कुडप्पा के बाद आपका आएगा विंध्य, ठीक है। और विंध्य के बाद आपका कौन सा आएगा, विंध्य के बाद आपका गोंडवाना आएगा, और गोंडवाना के बाद आपका दक्कन लावा ट्रैप, ठीक है। तो आप इसको सिक्वेंशियल लगा दीजिएगा 1 4 3 2, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका कि महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किन दो राज्यों में स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड। तो पूछा गया है GBF मतलब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, तो किन राज्यों में स्थित है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है बताइए, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपका स्थित है गुजरात और राजस्थान में। अब इसी तरह से मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट कहाँ पे स्थित है,
और जो हिंज लाइन है या सचर जोन जिसे कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा और बताइएगा कि ये हिमालय की किन किन श्रेणियों को अलग करते हैं। तो ये आप कभी मत भूलिएगा, इसको मिक्स मत करिएगा, क्योंकि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो आपका अरावली के जो भ्रंश वाला पार्ट है उसमें है, और इसको आप हिमालय से मिक्स मत करिएगा, क्योंकि आप कई बार इसमें गलतियां कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में विन्यस्त कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब नॉर्थ टू साउथ जो है इनको लगाना है। ऑप्शन दिए हुए काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जस्कर श्रेणी। तो सबसे पहले जो आपकी उत्तर में है कौन सी है? सबसे उत्तर में है आपकी काराकोरम। उसके बाद आपकी कौन सी आएगी? उसके बाद आपकी आएगी लद्दाख। उसके बाद कौन सी आएगी? वो आएगी फिर जस्कर, और उसके बाद पीर पंजाल। तो आप ये क्रम सीक्वेंस से लगा दीजिएगा, 1 2 4 3। अगला प्रश्न है कि महान सीमा भ्रंश किसको पृथक करती है? मतलब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसको पृथक करती है? हमने आपसे पूछा था, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं महान हिमालय को काराकोरम से, लघु हिमालय को महान हिमालय से, शिवालिक को लघु हिमालय से, भारत के महान मैदान से शिवालिक को। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही है? सही उत्तर है शिवालिक को लघु हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट फॉल्ट अलग करता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं अमरकंटक मध्य प्रदेश, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से सही है। दूसरा है दूनगिरी आपकी उत्तराखंड, ये भी आपका सही है। फिर उसके बाद उसके बाद आपका कौन सा है? वो है कैलाश मेघालय। उसके बाद है नीमगिरी उड़ीसा। तो आप बताइए कि कौन सी पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो कैलाश पर्वत मेघालय में है? मेघालय में तो नहीं है, तो यही आपका जो है सही होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब वेस्ट टू ईस्ट लगाना है आपको। अब बताइए वेस्ट टू ईस्ट कैसे लगाएंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं बालचा दर्रा, दूसरा है मांडला, नीतिला या थागला। तो अब आपको पश्चिम से पूर्व लगाना है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अब आप इसको सीक्वेंस से लगा दीजिए। तो सबसे पहले पश्चिम में कौन सा आएगा? वो है आपका कौन सा? वो है आपका थागला। उसके बाद कौन सा आएगा? मानला। उसके बाद कौन सा आएगा? नीतिला। और उसके बाद बालचा बालचा धुरा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 2 3 1। अगला जो प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है कि असम की मिकिर पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा है। तो असम की जो पहाड़ियां हैं वो प्रायद्वीपीय भाग के हिस्सा हैं, सही है आपका। दूसरा है कंचनजंगा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो तो केटू होनी चाहिए, गार्डविन आस्टिन जिसे कहते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी है? वो 8611 मीटर है। और जो एक नंबर पे है वो है आपकी कौन सी? वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848.6 मीटर है। इसके अलावा कंचनजंगा जो आता है वो आपका है 8595 मीटर। तो ये दूसरी नहीं तीसरी चौथी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका केवल आपका जो विकल्प दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि केवल एक सही है। ओके, तो ये आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए हुए केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है जोग प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तीसरा है चेरापूंजी भारत का सबसे नम प्रदेश है, मतलब वेटलैंड है। अगला है कि दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। अब तो आप फंस गए, आपको सोचना होगा कि कौन सा आपका सही उत्तर है, कौन सा सही उत्तर नहीं है पूछा गया। विच वन इज नॉट करेक्ट? तो आपका जो करेक्ट नहीं है वो आपका है सी नंबर, क्योंकि चेरापूंजी भारत का सबसे नम स्थान है, ये गलत है। अब चेरापूंजी की जगह पे मासिन राम हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात की समुद्री तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। दूसरा है इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है।
तीसरा है कहर बुदे भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चौथा है कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है या सी बीच है। तो अब आप बताइए आपका कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आपका जो सही नहीं विकल्प है वो आपका है कि कोवलम। कौन सा? कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो इसकी जगह पे आपको मालूम होगा मरीना, है ना, जो चेन्नई के किनारे है, वो आपका सबसे लंबा तट है। तो गुजरात की समुद्र तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, ये आपका सही है। इंदिरा गांधी नहर भारत की नहर सबसे अच्छी है। अगला है कहर बुदे भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न चोटियों को ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ है अरायकोंडा, देवोदी मुड़ा, उसके बाद महेंद्रगिरी और नीमगिरी। तो अब आपको सीक्वेंस से लगाना है और घटते क्रम में लगाना। सबसे ऊंची चोटी है उसको सबसे पहले लगाना है और उसके बाद घटते जाना है। तो सबसे ऊंची आपकी अरायकोंडा हो गई, फिर उसके बाद आपका देवी मुड़ा हो गई, फिर उसके बाद नीमगिरी और उसके बाद महेंद्रगिरी। तो आपका ये क्वेश्चन आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये जो पहाड़ियां हैं वो किन किन राज्यों में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका पहला कथन दिया हुआ कि भारत के उत्तरी मैदान एक भोर द्वीप है जिसका निर्माण हिमालय के उच्च क्रस्ट तरंगों के सामने हुआ है। दूसरा है कि भारत के उत्तरी मैदानों के निर्माण की फोरद्वीप संकल्पना सर एस जी बुगार्ड द्वारा दी गई। ऑप्शन दिए हुए हैं कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका है कि केवल एक सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला आपका कथन दिया हुआ कि गुजरात तटीय मैदान का निर्माण समानांतर अनुवर्ती नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। अब आप बताइए कि आपका ये कथन सही है कि नहीं सही है। तो आपका कथन सही है। अगला है कि गुजरात तटीय मैदान में गोंडवाना चट्टानों एवं क्रिटेशियस लावा संस्तर है। अब आपका कूट दिया हुआ कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अब आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची एक में ज्वालामुखीयता दी हुई है, वल्कनिज्म दिया हुआ है, और दूसरी तरफ किस क्षेत्र में यह पाया जाता है वो सूची दो में दिया हुआ है। और आपका क्रिटेशियस सबसे पहले आप बताइए कि आपका कहाँ से जुड़ा होगा, बीजापुर या ग्वालियर श्रेणी से, चैंपियन श्रेणी से, दक्कन श्रेणी से या मलानी श्रेणी से। तो आपका जो सही जुड़ा हुआ है वो आपका क्रिटेशियस किससे है, वो है आपका दक्कन ट्रैप से, दक्कन के उससे जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ आप सोचिएगा, सही बताइए। तो आपका 28 आपका किससे हो गया, दक्कन से होगा। तो आपका ये तो सही हो गया। फिर उसके बाद आपका कुड़प्पा किससे जुड़ा हुआ है आप बताइए। तो कुड़प्पा आपका जो जुड़ा हुआ है वो आपका है बीजापुर और ग्वालियर श्रेणी से। अगला है धारवाड़। धारवाड़ किससे जुड़ा हुआ है वो आप मुझे बताइएगा। धारवाड़ आपका चैंपियन श्रेणी से है। और उसके बाद बिंद किससे जुड़ा हुआ है वो आपको सोचना है। तो बिंद जो आपका बचा हुआ है वो कौन सा है, मलानी की श्रेणी, वो हो गया। तो आपका जो सही उत्तर है वो 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ भूकंप दिए हुए तथा किस वर्ष ये भूकंपीय घटना हुई वो दिए हुए। कांगड़ा भूकंप 1934, ये आपका सही सुमेलित है कि नहीं सुमेलित है। तो ये आपका सुमेलित नहीं सही है। उसके अलावा देख लेते हैं कोयना भूकंप 1967 में आया था, ये आपका सही है। लातूर 1993 में आया था, ये भी सही है। शिलांग भूकंप 1897 में आया, ये भी सही है। केवल आपका ये वाला सुमेलित नहीं, कांगड़ा भूकंप 1934 वाला। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची एक में पर्वतीय दर्रे दिए हुए हैं, माउंटेनियस पास दिए हुए हैं तथा दूसरी सूची में किस राज्य में वो दिया हुआ है। तो आप बुमला जो दर्रा है कहाँ पे स्थित है, सिक्किम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो आप बताइए कौन किस में स्थित है। तो ये आपका स्थित है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि आपका खारदुंगला। तो खारदुंगला आपका कहाँ पे स्थित है, वो आपका है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख श्रेणी में। अगला है नाथुला। तो नाथुला कहाँ पे स्थित है, आपका सिक्किम में। शिवकीला, शिवकीला आपका कहाँ पे स्थित है, वो आपका है हिमाचल प्रदेश में। तो आपका जो सही उत्तर हो गया कौन सा हो गया, वो आपका हो गया कौन सा, डी। 4, 2, 1, 3।
अब जो प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ वो आपके हैं अपवाह से, ड्रेनेज से, भारत के ड्रेनेज से। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पश्चात डिसकॉर्डेंट अपवाह का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिए हैं चिनाब, चंबल, नर्मदा या साबरमती। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो आपका है चंबल। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कौन सा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो कथन दिया हुआ कि भारत में ब्रह्मपुत्र का बेसिन सिंधु बेसिन से बड़ा है। दूसरा है कि महानदी का अपवाह बेसिन कृष्णा नदी के बेसिन से ज्यादा बड़ा है। अब आपको कूट दिया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा कि केवल दो सही है, मतलब महानदी का जो अपवाह बेसिन है वो कृष्णा नदी से बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वो सिंधु से बड़ा नहीं है। ओके, अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जोध गंगा अलकनंदा, ये आपका सही सुमेलित है कि नहीं सुमेलित बताइए। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, जोध गंगा अलकनंदा सहायक नहीं है। पार्वती चंबल की सहायक है, पेन गंगा आपकी गोदावरी की सहायक है और पूर्णा आपकी ताप्ती या तापी की सहायक है, लेकिन जोध गंगा आपकी अलकनंदा की सहायक नहीं, यही आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी लंबाई में सबसे कम है। गंडक, गोदावरी, गंडक, चंबल, गंडक, दामोदर और कावेरी। तो लंबाई में सबसे कम कौन सी नदी है आप बताइए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है गंडक, जो कि सबसे लंबी, सबसे कम लंबी है जो दिए गए विकल्प हैं उनमें। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि सो मोरीरी एक विवर्तनिक झील है, टेक्टोनिक लेख है। दूसरा है गढ़वाल की गोहाना झील का निर्माण नदियों के निक्षेपणों से हुआ है। कूट दिए हैं कि केवल एक सही है, केवल दो सही, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो आपका है कि केवल एक सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि दूध सागर प्रपात जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। दूसरा है गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित है। ऑप्शन दिए केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है कि केवल दो सही है, कि गोकक जलप्रपात आपका घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है। तो जो दूध सागर जलप्रपात है ये आपको मालूम है कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पे है, तो किस नदी पर स्थित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया कि बाराकाना जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, तो ये आपका सही है कि नहीं सही आप सोचिए। दूसरा है कि दुदामा जलप्रपात उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। तीसरा है किलियूर जलप्रपात नीलगिरी में स्थित है। चौथा है कि लोद जलप्रपात झारखंड में स्थित है। तो आपका जो सही विकल्प जो है नहीं है वो है आपका किलियूर जलप्रपात नीलगिरी में स्थित है, ये आपका कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि धनसिरी ब्रह्मपुत्र की दाहिने हाथ की एक सहायक नदी है। उसके बाद दूसरा है कि रिनगित जो है तीस्ता नदी की बाएं हाथ की सहायक नदी है। तीसरा है कि बनास चंबल की बाएं हाथ की एक सहायक नदी है। और उसके बाद अंतिम है कि अमरावती कावेरी नदी की दाहिने हाथ की एक सहायक नदी है। कूट दिए हैं कि एक दो तीन सही है, दो तीन चार सही है, एक दो चार सही है या एक तीन चार सही है। तो आप बताइए कौन सा आपका विकल्प सही है। तो सही विकल्प है आपका कि रिनगित तीस्ता नदी की बाएं हाथ की सहायक नदी है, बनास चंबल की बाएं हाथ की सहायक नदी है, अमरावती कावेरी नदी के दाहिने हाथ की सहायक नदी। ठीक है, तो दो तीन और चार ये आपके जो है क्या है सही कथन है। तो पहला जो है आपका ये दाहिनी साइड से नहीं जबकि बाएं साइड से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हाथमारी माही नदी, माता टीला बेतवा, नागार्जुन सागर कृष्णा, उकई तापी परियोजना। तो आपके ये तीनों तो आपके सही समझ में आ रहे हैं, हाथमारी माही नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है।
सूची 1 में नदियां दी हैं तथा दूसरी तरफ जो है नदियों का स्रोत की कहाँ से निकलती है वो दिया हुआ है। तो चिनाब नदी का स्रोत क्या है? बारालाचा है, राकसताल है, रोहतांग है या बेरीनाग है। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका सही उत्तर है। तो ये आपका जो है कौन सा है, वो है आपका बारालाचा। ठीक है, बारालाचा के पास से जो है चिनाब, दो नदियां कौन सी थी? चंद्रा और भागा, उनसे निकलती है ना, वो दो भाग रहते हैं। फिर उसके बाद आप झेलम आप बताइए। तो झेलम आपकी कहाँ से है? वो आपको मालूम होगा कि वो है आपका वेरीनाग से। उसके बाद है आपका रावी। तो रावी आपकी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। और सतलज आपकी जो है राकस झील से। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1 4 3 2। अब अगले प्रश्न जो है वो जलवायु से हैं, क्लाइमेट से हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय मानसून एक विस्तारित स्थलीय एवं सागरीय समीर है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं फ्लोन, हैली, कोटेश्वरम या वाकर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हैली। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। दूसरा है चेन्नई में लौटते मानसून से ज्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आपका जो सही उत्तर है वो कि केवल एक सही है आपका, कि चेन्नई की जो वर्षा की परिवर्तनशीलता है वो मुंबई से आपकी अधिक है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या है, कथन सही है। और जो आपका चेन्नई में वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। अगला जो आपका प्रश्न है कि 43 नंबर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका जो पहला प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं तथा पश्चिमी विक्षोभों का उद्गम ध्रुवीय फ्रंट सिद्धांतों का प्रतिफल है। तो आप कूट देख लीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, आपको 30 सेकंड का समय मिलता है। तो आपके जो कूट दिए हुए हैं कि केवल आपका एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा कि केवल एक सही है, कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका जो पहला कथन दिया हुआ है कि महान हिमालय में लघु हिमालय से ज्यादा वर्षा होती है। दूसरा है कि लघु हिमालय में पर्यावरणीय अवनयन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की मात्रा महान हिमालय से अधिक है। आपके कूट दिए हुए हैं कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर आपका ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आपका जो सही विकल्प है बताइए कौन सा है, वो आपका है कि केवल दो सही है। लघु हिमालय में पर्यावरणीय जो अवनयन की मात्रा है वो महान हिमालय से अधिक है, ये आपका सही है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्वान भारत के जलवायु क्षेत्रों के वर्णन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हैं H.E. ब्लैंडफोर्ड, जे कोपैक, OH.K. स्पेट या R.L. सिंह। तो जलवायु के क्षेत्रों के वर्णन से कौन संबंधित नहीं है, आपको सिंपली सी मालूम है कि जे कोपैक। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो आपके हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं राष्ट्रीय उद्यानों से, मतलब नेचुरल वेजिटेशन है, नेशनल जो आपके पार्क्स होते हैं उनसे। तो पहला प्रश्न है कि भारत के वानस्पतिक प्रदेशों की पहचान किसने की। ऑप्शन दिए हैं C.C. कार्ल्डर, S.P. चटर्जी, B.L.C. जॉनसन, V.P. सुब्रमण्यम। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है, वो है आपका C.C. कार्ल्डर। C.C. कार्ल्डर ने भारत के वानस्पतिक प्रदेशों की पहचान की थी। अगला जो प्रश्न है कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों का कौन सा जोड़ा विश्व जैवमंडलीय आरक्षण क्षेत्रों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। ऑप्शन दिए हैं मन्नार की खाड़ी काजीरंगा नाकरेक शेषाचलम, नीलगिरी नाकरेक पंचमढ़ी शेषाचलम, नीलगिरी नाकरेक पंचमढ़ी पन्ना, मन्नार की खाड़ी नाकरेक पंचमढ़ी और सिमलीपाल। तो आपको मालूम है कि 18 जैवमंडलीय रिजर्व हैं अपने हिंदुस्तान में, भारत में। तो वो उनमें से कौन से जोड़े हैं जो कि आपको उसमें शामिल किए गए हैं। तो आप बताइए कौन सा आपका जो है सही उत्तर है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि मन्नार की खाड़ी, नाकरेक, उसके बाद पंचमढ़ी और सिमलीपाल। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है आपको मालूम होगा,
नाकरे का आपका मालूम है, पंचमढ़ी और सिमलीपाल सभी आपको मालूम है। किन किन राज्यों में है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित है। ऑप्शन दिए हैं बालपखरन मेघालय, दूसरा है भगवान महावीर आपका जो है बिहार, गुइंदी तमिलनाडु, मोलेओ गोवा। तो आप बताइए कि कौन सा आपका जो सही है, तो आपका सही सुमेलित है भगवान महावीर जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न है कि भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है। ऑप्शन दिए पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार या पश्चिमी घाट। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें वन क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में आपके हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन दिया कि टीक वन प्रकृति में सदाबहार होते हैं। दूसरा है टीक वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र असम में है। ऑप्शन दिए केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आप बताइए कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो जो सही उत्तर है आपका वो है कि केवल एक सही है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट को किस वर्ष जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन दिए हैं 2010, 2011, 2012, 2013। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है, वो है आपका 2012 में। ठीक है। पश्चिमी घाट को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मिजोरम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक भू क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए हैं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन दिया है कि शीशम के वन मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। दूसरा है कि तेंदु के वन सबसे अधिक प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। अब आपका विकल्प दिया हो कि केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आपका जो सही उत्तर है वह है आपका कि केवल दो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चार कथन दिए हुए हैं कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता के पोषक होते हैं या से समृद्ध होते हैं। दूसरा है कि भारत में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम 1986 में प्रारंभ हुआ। तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्यों में वन्य जीव एवं कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण होता है। चौथा है कि भारत में कुल 18 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कोड दिए हैं कि 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है या 1 2 3 4 चारों सही है। तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही है। तो ये आपके चारों जो है विकल्प सही हैं, चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपके मृदा से संबंधित है, भारत में मृदाओं के प्रकार से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि निम्न मृदाओं को क्षेत्र के घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आपका जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा और लाल मृदा। कोट जो दिए हुए हैं आपको उनको लगाना है, सीक्वेंस से लगाना है। आप बताइए कि कौन सा आपका सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम है, उसके बाद कम है, इस तरह से आपको लगाना है। तो आपका जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है, वो आपका है जलोढ़ मृदा। ठीक है। उसके बाद जो है आप देखिए इसमें तो वो है आपकी लाल मृदा, उसके बाद आपकी काली मृदा और उसके बाद मरुस्थलीय मृदा। तो आपको ये सीक्वेंस 1 4 2 3 आप लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा के निम्न कणों को घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्ले, ग्रेवल, बालू, गाद। तो आप बताइए कि इसमें से किसको आपको लगाना है, सीक्वेंस से किसको। सबसे पहले आपको क्या है कि घटते क्रम में लगाना। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा आपका कौन सा होगा, वो है आपका ग्रेवल। ठीक है, आप उसको लगा दीजिएगा। उसके बाद कौन सा होगा, बालू होगा। उसके बाद आपका कौन सा होगा, वो होगा आपका गाद और उसके बाद फिर आपका क्ले। तो आप ये सीक्वेंस से 2 3 4 1 लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भूसर एवं भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिए हैं हरियाणा राजस्थान, हरियाणा गुजरात, गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है गुजरात राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि 1956 में भारत में अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण में मृदाओं का वर्गीकरण किया गया। दूसरा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने
1963 में पहली बार भारत की मृदाओं का मानचित्र प्रकाशित किया। अब आपके कूट दिए हुए हैं कि एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि एक और दो दोनों सही हैं। मतलब 1956 में भारत में अखिल भारतीय मृदा एवं भू सर्वेक्षण भूमि उपयोग सर्वेक्षण में मृदाओं का वर्गीकरण किया गया और 1973 में पहली बार मृदाओं को मानचित्र प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका जो पहला कथन है कि भू क्षमता वर्गीकरण व्यवस्था प्राथमिक तौर पर मृदा संरक्षण से संबंधित है। दूसरा है कि भू क्षमता वर्गीकरण व्यवस्था का उद्देश्य भूमि उपयोग का अधिकतम निर्धारण है। ऑप्शन दिए केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कि एक और दो दोनों सही है। तो अभी हम लोग 60 प्रश्नों पर रुकते हैं और उसके बाद आगे से हम लोग संसाधन और उन सब पे बात करेंगे और जो शेष प्रश्न हैं। तो उम्मीद है कि ये जो 60 प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो भी प्रश्न पूछे गए उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर की हो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की हो, या यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, या फिर आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो। धन्यवाद।